हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आप सबको ध्यान है, हम बात कर रहे हैं आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पर अपनी चल रही है, जो कि स्पेशली साथियों एग्जाम ओरिएंटेड है आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों, ये जो आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज है ये आपको इवन सेकंड ग्रेड ही नहीं, फर्स्ट ग्रेड, एसीएफ, एफआरओ, कॉलेज लेक्चरर और अन्य सभी आरपीएस एवं अन्य जो भर्ती परीक्षा है, जैसे कि वो डी ट्रिपल एस बी की हो, केवीएस की हो, नवोदय विद्यालय की हो, एपीएस की हो या अन्य और भी कोई प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि साइंस विषय से संबंधित है, उन सभी के लिए ये वाली सीरीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, केवीएस और एनवीएस में तो इनसे सीधा सवाल आपको सीधा मिलेगा दोनों ही भर्ती परीक्षाओं, और ईएमआरएस का पेपर आपको ध्यान है आने वाला है, उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होगी। तो साथियों, आपका समय खराब नहीं करते हुए अपन चलते हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज के। आज ये तीसरा अपना वीडियो लेक्चर है, जिसमें अभी तक अपन ने बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है साथियों 2011-12 का पेपर अपन यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी वाला पोर्शन अपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और आज से अपना शुरू होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक प्रश्नों की आज अपन इसमें डील करेंगे, जिसमें साथियों आज अपना केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और 25 प्रश्नों के साथ इस वीडियो का आज अपन अपना अंत करेंगे। तो साथियों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बायोलॉजी के जो प्रश्न थे वो अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब 51वें नंबर का प्रश्न जो है साथियों वो केमिस्ट्री का है, और ये प्रश्न आया है साथियों, हकल के नियम की अवधारणा के अनुसार सयुग्मी पॉलीमिथाइन एरोमेटिक होगी यदि उसमें है। तो साथियों, ये जो प्रश्न पूछा गया है वो आपके सामने एरोमेटिकता से पूछा गया है, यानी कि एरोमेटिकता वाला जो चैप्टर का एक कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां से ये प्रश्न बना है। प्रश्न बहुत ही आसान है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो प्रश्न को गलत करेंगे, लेकिन सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 4 पाई प्लस 2n। तो साथियों, यहाँ पर दोनों 1 और 4 ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 और 2 में यहाँ पर कंफ्यूज है कि 4n+2 पाई होता है, लेकिन दोनों में 4n+2 पाई दिया हुआ है। तो साथियों, सही ऑप्शन क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, सही ऑप्शन इसका होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आप यहाँ पर n का मान जब 1 2 3 ऐसे कुछ रखोगे तो देखते हैं किस प्रकार क्या परिवर्तन आता है। तो साथियों, एरोमेटिकता के लिए जो हकल ने जो नियम दिया है वो दिया है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और रिंग शेप में होना चाहिए, यानी कि प्लेनर होना चाहिए, sp2 संकृत होना चाहिए। अपन n का मान 1 रखते हैं तो 4 एकम 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जब n का मान 1 रखते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, और जब n का मान अपन 2 रखते हैं तो साथियों ये जो आंकड़ा जाता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है साथियों। तो ये हकल नियम को फॉलो करने वाले सिस्टम है। जब अपन 3 रखेंगे तो यहाँ पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा। तो इसी प्रकार एरोमेटिकता की अपन पहचान कर लेंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आज के सेशन का अपना कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न में अपन चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने स्क्रीन पर आया है, वह है साथियों फास्फोरस परमाणु में 3 नॉन पेयर्ड यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। तो साथियों 4 ऑप्शन है, सीधा सीधा आपको फैक्चुअल तरीके से पूछा गया है। फास्फोरस आप जानते हैं, फास्फोरस जो है साथियों उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो होते हैं साथियों यहाँ पर 3, और 3p3 यहाँ पर फास्फोरस में अंतिम को जो मिलता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अनिश्चितता का सिद्धांत, आपबाउ का सिद्धांत, पाउली अपवर्जन का सिद्धांत या हुंड के नियम से। तो साथियों मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा यहाँ पर अपने हुंड के नियम से। हुंड का जो नियम है साथियों वो बताता है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो तब तक अयुग्मित ही रहेगा जब तक कि उसके संपूर्ण जो कक्षक है वो भर नहीं जाते हैं। जबकि पाउली का जो अपवर्जन नियम है तो साथियों वो बताता है विपरीत चक्रण को, यानी कि अगर एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जाते हैं तो उन दोनों का चक्रण जो साथियों वो विपरीत रहेगा। तो साथियों यहाँ पर अपने 52वें नंबर का आंसर नंबर 2 होगा। और अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न साथियों अपने पास
आएगा वो आएगा 53 नंबर का। हुंड के नियम को अपन ने अच्छे से समझ लिया है, पाउली के नियम को भी अपन ने समझ लिया है। और 53 नंबर के प्रश्न में आपको एक संरचना दे रखी है साथियों। इस संरचना के आधार पर साथियों आपको जो है एकाकी क्लोरो उत्पादों की कुल संख्या बतानी है। यानी कि ये जो एक अभिक्रिया इन्होंने दी हुई है साथियों, एक क्रियाधार जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो साथियों इस क्रियाधार की जब अपन Cl2 से अभिक्रिया करवाएंगे तो एकाकी क्लोरो उत्पादों की कुल संख्या क्या होगी। तो साथियों ये प्रश्न इन्होंने इस तरीके से पूछा है, थोड़ा डिजाइन करके, और सीधा सीधा ये जो ऑप्शन आएगा वो 4 आएंगे। क्योंकि जब आप देखेंगे तो क्लोरीन आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो क्रियाधार वाली संरचना है वो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन वाली संरचना है। आप देख लीजिए ये अपन संरचना बना रहे हैं, और एक जो यहाँ पर प्रतिस्थापी कार्बन लग रहा है वो इधर हो गया। तो साथियों अपन यहाँ पर देखेंगे कि 4 किस प्रकार संरचना बनती है। तो आप देखिए पहली बार कार्बन लगाए तो यहाँ पर पहले कार्बन पर लगा दीजिए तो 1 क्लोर हो जाएगा। दूसरी बार लगाएंगे क्लोरीन तो 2 क्लोर हो जाएगा। तीसरी कार्बन पर लगाएंगे तो 3 क्लोरो हो जाएगा, और चौथे पर लगाएंगे तो 4th क्लोरो हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान है कि यहाँ पर तीसरे पर आपको ध्यान है कि तीसरे पर क्या होगा, एक मेथिल समूह पहले से जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन पहले से जुड़ा हुआ है। तो साथियों यहाँ पर साथियों यहाँ पर थोड़ा सा विभाजन हो जाएगा, तो इसलिए 4 पूरे प्रतिस्थापी यहाँ पर मिलेंगे, तो 4 उत्पाद यहाँ पर मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो साथियों ये था प्रश्न संख्या अपना 53। अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। फैक्चुअल प्रश्न आया है, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर से। फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल यानी कि एफसीसी की यूनिट सेल जो होती है साथियों, एकक कोशिका, उसमें कुल परमाणु की संख्या क्या होती है। तो मेरे दोस्तों कुल परमाणु की जो संख्या है वो सीधा सीधा आपको ये ध्यान होगा वो होती है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर 1। 54 नंबर का आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने सामने आ गया 55वें नंबर का, जिसमें किसी गैस की निर्धारित मात्रा का एक वायुमंडलीय दाब पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन 149 लीटर हो, तो इसी गैस की इसी मात्रा का आयतन मानक ताप और दाब यानी कि एसटीपी पर ज्ञात करना है साथियों। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ज्ञात करना है। अब मैं आपको बता दूं साथियों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वो होता है जिसमें मानक ताप और मानक दाब लिया जाता है। तो मानक दाब तो साथियों वही रहता है जो कि एक एटीएम अपने प्रश्न पर दिया हुआ है। तो साथियों यहाँ पर ताप में अंतर आ जाएगा। मानक दाब तो इन्होंने प्रेशर को एक एटीएम ही दे रखा है, तब प्रेशर में यहाँ पर अपन को कोई भी चेंज नहीं करना है। तो परिवर्तन किसमें देखने का मिलेगा, परिवर्तन का प्रभाव साथ यहाँ पर टेम्परेचर से है, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन्होंने आयतन 149 लीटर लिया है। तो साथियों मानक ताप जो है वो था एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर उसे कह दें अपन तो साथियों वो हो जाएगा 273 केल्विन। और ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसको केल्विन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। और परम ताप जो होता है वो आपको सबको ध्यान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा 273 केल्विन। तो साथियों जब अपन इसको हल करेंगे तो अपने पास आंसर की ओर अपन बढ़ जाएंगे। तो अपने पास T1 क्या हुआ, T1 हो जाएगा साथियों 298 केल्विन। और T2 अपने पास क्या हुआ, T2 जो है साथियों द्वितीय ताप यानी कि जो कि वो हो गया अपने पास यहाँ पर 273 केल्विन। तो साथियों T1 और T2 अपने पास आ चुके हैं, और यहाँ पर दिया हुआ आयतन 149 लीटर है। तो अपन को एसटीपी पर ज्ञात करना है, तो उसके लिए अपन सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। अपन यहाँ पर साथियों लगा देंगे T2 बटा T1, और यहाँ पर T2 बटा T1 जो है साथियों वो फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। अब आपके सामने T2 क्या है साथियों, T2 है आपके सामने यहाँ पर 273 केल्विन, जो कि अपन ने मानक ताप दाब से लिया है। और इसके तुलना अपन कर देंगे V2 बटा V1 से। तो साथ अपन को ज्ञात करना है V2। तो यहाँ पर अपन को तीन बिंदु अपन को दिए हुए हैं, T2 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, और निकालना है V2। तो अपन सीधा सीधा निकाल लेंगे 273 बटा 298, और इनटू में क्या चला जाएगा अपना V1 यानी कि 149। तो 149 को भी अपन इधर रखा और V2 को अपन निकाल लेंगे। तो साथियों जब अपन इसका भाग करेंगे तो अपने पास यहाँ पर अपन जब इसका भाग करेंगे तो साथियों अपने पास कितना डाटा आएगा यह आप सब जानते हैं। अब V2 अपन को निकालना है। तो साथियों मैं आपको बताऊं
तो साथियों यहाँ पर V2 निकालने के लिए अब अपन को क्या करना पड़ेगा, आपने अब तक समझ लिया है कि जब अपन 273 में 298 केल्विन का भाग देंगे तो साथियों आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास आएगा 0.9161। उसको किससे गुणा करेंगे, अपन गुणा कर देंगे साथियों अपने V1 से। V1 अपने पास क्या है 149 लीटर जो कि आयतन दिया हुआ है। इस प्रकार अपने पास आ जाएगा V2। तो V2 ज्ञात करने के लिए ये एक सिंपल सी चीज है, जब अपन ने 149 लीटर को 0.9161 से गुणा किया तो अपने पास आंसर आ गया 136.5 लीटर। तो साथियों सही आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर 2, 136.5 लीटर। तो बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन था, उसको बहुत ही अपन ने आराम से प्यार से समझ लिया। अब अगला प्रश्न साथियों अपने पास आया है 56 प्रश्न है, सबसे अधिक सहसंयोजक लक्षण प्रदर्शित करने वाला सिल्वर हेलाइड है। तो साथियों यहाँ पर हेलाइड जो है साथियों यानी कि हेलोजन परिवार, उसका सिल्वर के साथ संबंध बताया गया है। सहसंयोजक लक्षण है साथियों वो डिपेंड करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, वो निर्भर करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन को ध्यान है कि पूरी जो पेरियोडिक टेबल है मेरे दोस्तों EN वो किसकी सबसे ज्यादा होती है, वो होती है मेरे दोस्तों फ्लोरीन की। तो Ag और F है वो यहाँ पर दिए हुए हैं AgF, AgBr, AgCl, AgI, जिसमें AgF में जो साथियों वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। लेकिन आयोडीन की बात करें साथियों, हेलोजन परिवार में जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर आयोडीन की सबसे कम होती है। तो साथियों यहाँ पर सही आंसर सही जो एक लक्षण का क्या हो जाएगा AgI यानी कि आंसर नंबर 4। तो साथियों इसी प्रकार से जो लक्षण होता है, एक अन्य जो लक्षण होते हैं वो आयनिक लक्षण होते हैं। दोनों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही चर्चित है, कई बार पूछा गया है। तो साथियों अगला प्रश्न अपना 57 है। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीरीज है साथियों PYQ सीरीज, वो एकदम सेकंड ग्रेड के लिए ओरिएंटेड है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों अपना जो 57वां प्रश्न है वो है कि कौन सा अणु V आकार का नहीं है, यानी कि 3 जो अणु है वो V शेप के होंगे। चौथा जो अणु होगा जो कि अपना राइट आंसर होगा वो V शेप का नहीं होता है। तो साथियों ऑप्शन में दिए हुए हैं SO2, HO2, SnCl2। तीनों ही ऑप्शन की बात करें 1 से लेकर 3 तक ये होते हैं V शेप। चौथा जो ऑप्शन है अपने पास BS2, ये V शेप नहीं होता मेरे दोस्तों, ये होता है लीनियर यानी कि रेखीय। तो आप मेरे दोस्तों कमेंट करके बताना कि BES2 है उसमें कौन सा संकरण मिलेगा, अपन को संकरण निकालना है BS2 का, यह बताएं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है यहाँ पर IUPAC नोमेनकल्चर से। ऐसा ही सेम प्रश्न साथियों RPSC सेकंड ग्रेड 2022 में पूछ लिया। अब की बार अब इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है उसको चुनेंगे, जिसमें सर्वाधिक प्रतिस्थापी आते हो उसको चुनेंगे, फिर जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ता हो उसको ध्यान में देंगे। तो अपन ने एक तरफ से चुना 1 2 3 4 5 यानी कि पेंटीन आता है। तो ऑप्शन में जब अपन देखेंगे तो सभी में अपन को पेंटीन दिख रहा है। फिर भी एक बार अपन क्रॉस मैच करके थोड़ा अच्छे से इसका आंसर निकालेंगे। अपन ने दूसरी ओर से यहाँ पर नंबरिंग चालू की 1 2 3 4 और ये हो गया 5, यानी कि पहले पर आ गया क्लोरो। तो पहले पर क्लोरो किसमें है साथियों, पहले पर क्लोरो जो है साथियों पर 3 ऑप्शन में है, लेकिन पेंटीन सभी में ही है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन अपना यहाँ पर गलत हो जाता है, यानी कि 3 ऑप्शन में पहले नंबर पर क्लोरो सिर्फ 3 ही ऑप्शन में है, एक में है, ऑप्शन नंबर 3 में है और ऑप्शन नंबर 4 में है, 2 में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 को अपन काट देंगे। अगला प्रश्न साथियों जब अपन सोल्व करेंगे इसको आगे और आगे की ओर बढ़ेंगे तो साथियों अपन देखेंगे कि 4वें नंबर पर भी यहाँ पर क्लोरो दिया हुआ है, यानी कि 1,4 डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है। तो 2 क्लोरीन किस में दिए हुए हैं, डाइक्लोरो तो भाई पहले ही ऑप्शन में है, 1,4 डाइक्लोरो दिया हुआ है। तीसरे नंबर पे कार्बन पे देखें तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर का जो साथियों कार्बन है वहां पर एक ब्रांच निकली हुई है 2 क्लोरो एथिल वाली। तो एथिल समूह की जो ब्रांच है जो कि गोला करके हम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यहाँ पर पहला और 2 मेथिल जो है वो साथियों दूसरे नंबर के कार्बन। तो आंसर नंबर हो जाएगा 1, सही आंसर इसका आंसर नंबर 1। ऐसा ही प्रश्न 2022 वाली जो भर्ती परीक्षा थी उसमें पूछ लिया था। 59 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। FeF6 3- जो कि संकुल आयन है वो किस प्रकार का आयन है, प्रबल अनुचुंबकीय, दुर्बल अनुचुंबकीय है, प्रति चुंबकीय है या चुंबकीय। तो साथियों ये प्रश्न हल करने के लिए अपन सबसे पहले चलेंगे आयरन की
आयरन के ऊपर आयरन का परमाणु क्रमांक होता है मेरे दोस्तों 26 होता है। तो साथियों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप बता दीजिए। लो चलो मैं ही बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साथियों इसका क्या होता है 4s2 3d यहाँ पर 6, तो 3d6 होता है। अब अपन को देखना होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिया हुआ है, संकुल आयन जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें आयरन की ON कितनी है, ऑक्सीडेशन जो है साथियों +3 है। तो साथियों यहाँ पर आयन +3 है, तो 3d में हो जाएंगे 5, यानी कि डी जो यहाँ पर डी जो है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पांचों के पांचों अनपेयर्ड अनुयुग्मित, तो यहाँ पर प्रबल अनुचुंबकीय हो जाएगा आंसर नंबर 1। तो साथियों इसी प्रकार 59 का आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं 60वें प्रश्न की ओर। 60वां प्रश्न जो है साथियों, निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होता है। अपन सब जानते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो धनावेश का आकार छोटा, ऋणावेश का आकार बड़ा। आंसर नंबर 2, कोई कंफ्यूजिंग वाला मैटर नहीं है। ऐसा ही प्रश्न 2022 में पूछ लिया था, उसमें भी आंसर नंबर 2 यानी कि सोडियम ही आया था। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने स्क्रीन पर है 61। आयनिक लक्षण मैंने आपको पहले बताया था, 2 ही लक्षणों पर प्रश्न आते हैं, सहसंयोजक लक्षण और आयनिक लक्षण में अधिकतम प्रतिशतता पाई जाती है। अब की बार आयनिक लक्षण पूछ लिए हैं, वही हेलोजन परिवार दिया हुआ है। अब पहले ये एक सिल्वर के साथ था, अब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ है। फिर कल बार आए आंटी, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, HCl है और Cl है और आयोडीन है। तो आपको ध्यान है सबसे अधिक EN किसकी, सबसे अधिक EN फ्लोरीन की। तो सबसे अधिक आयनिक लक्षण किसका, HF का सबसे अधिक आयनिक लक्षण हो जाएगा। और सबसे कम आयनिक लक्षण किसका हो जाएगा, HI का। तो सर्वाधिक आयनिक लक्षण के लिए अपन राइट करेंगे HF को और सबसे कम के लिए अपन राइट करेंगे HI को। तो साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है, वो आया है 62 प्रश्न जो है साथियों केपी और केसी में संबंध आपको बताना है। एक रिएक्शन आपके सामने दी हुई है जो कि विषमांग अभिक्रिया है। विषमांग अभिक्रिया से मतलब आप समझते होंगे जिनमें सभी क्रियादार और उत्पादों की जो साथियों स्थिति है, फिजिकल स्थिति वो है, स्टेट वो अलग अलग हो। ऐसा ही प्रश्न साथियों 2022 की जो भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड थी उसमें पूछा था। केसी और केपी में संबंध पूछा था। केसी और केपी का जो बेसिक संबंध है वो आपको ध्यान होगा। केपी बराबर होता है केसी इंटू आरटी। आरटी की पावर साथियों यहाँ पर आता है डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन होता है साथियों गैसीय उत्पादकों के मोल माइनस गैसीय क्रियाकारकों के मोल। अब साथियों ये जो विषमांग अभिक्रिया है उसमें यहाँ पर ए जो है वो सॉलिड स्टेट में है, इसको नहीं लेंगे। बी है वो गैसीय में, वाई जो है गैसीय में, तो दोनों की दो है। तो जब 2 माइनस अपन 2 करेंगे डेल्टा एन के लिए तो आ जाएगा आंसर 0। तो के पी बराबर के सी आरटी के ऊपर साथियों यहाँ पर पावर लगेगी 0। तो एक ही ऑप्शन में, तो आंसर नंबर 2 सीधा सा आंसर चला जाएगा इसका आंसर नंबर 2। बहुत ही सरल प्रश्न था, बड़ी आसानी से अपन ने समझा। अगला प्रश्न साथियों 63 प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड है लेकिन अपन आसानी से समझेंगे। सोल्यूबिलिटी दे रखी है 1.435 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम पर लीटर में। पूछ लिया है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि विलेयता गुणनफल जो कि होता है KSP मेरे दोस्तों। AgCl का यहाँ पर विलेयता गुणनफल पूछ लिया है। अब आप स्क्रीन पर देख लीजिए 1.43 इंटू 10⁻⁻5 जो है साथियों मोलिकुलर वेट जो है यहाँ पर 143.5 है। ये ऊपर जो है साथियों आपको शो नहीं हो रहा होगा लेकिन ये सोल्यूबिलिटी जो है साथियों वो मैंने लिखी है। सोल्यूबिलिटी में जब अपन मोलिकुलर वेट का भाग देंगे तो अपने पास साथियों यहाँ पर विलेयता आ जाएगी। विलेयता 10⁻⁻5 आई, इसके लिए S अपन ने निकाल लिया है। तो S अपन ने निकाल लिया। अब S और KSP का जो संबंध है वो यूनिवर्सल संबंध आपको सबको ध्यान होगा। S इक्वल टू होता है √KSP। तो KSP के लिए तो KSP के बराबर S कितना होगा, तो KSP बराबर हो जाएगा S स्क्वायर यानी कि S इंटू S। तो साथियों S अपने पास आ गया था 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻5 को अपन गुणा करेंगे 10⁻⁻5 से। तो आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, आंसर आ जाएगा साथियों यहाँ पर 10⁻⁻10। तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है जिसमें ये आंसर मुझे नजर आ रहा है 10⁻⁻10, तो वो है आंसर नंबर 4। तो 63 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों आंसर नंबर 4। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो है 64 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एंट्रोपी में परिवर्तन किस प्रकार का होगा। प्रक्रम कौन सा दिया हुआ है, प्रक्रम है रुद्धोष में है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। एंट्रोपी का में परिवर्तन पूछा है।
कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है साथियों फैक्चुअल है, सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए था। रुद्धोष्म उत्क्रमणीय जो प्रक्रम है साथियों एंट्रोपी का, उसमें जो परिवर्तन है वो साथियों यहाँ पर शून्य होता है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। अब आगे की ओर बढ़ते हैं जब अपन, तो अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो आ रहा है 65 जो प्रश्न है साथियों वो है वाष्पन की एंथैल्पी। वाष्पन की एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का जो सही क्रम है वो इन्होंने पूछा है साथियों नाइट्रोजन परिवार के लिए, यानी कि नाइट्रोजन परिवार के 3 सदस्य आपके ऊपर आपके स्क्रीन ऑप्शन में दिए हुए हैं, और इनमें वाष्पन की एंथैल्पी सर्वाधिक साथियों जो होती है वो होती है अमोनिया की, और उसके बाद होती है साथियों S3 की, उसके बाद PS3 की। तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। तो 65वें जो प्रश्न है साथियों उसमें वाष्पन की एंथैल्पी का जो सही क्रम है वो हो जाएगा आंसर नंबर 4। साथियों अगला जो प्रश्न है वो है यहाँ पर 66वें नंबर का प्रश्न। यह भी थर्मोकेमिस्ट्री से पूछ लिया गया है। इससे पहले एक रुद्धोष्म प्रक्रम का आया था। डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी के बारे में पूछा है। एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी किसके लिए होती है? यह भी फैक्चुअल प्रश्न है, सीधा फॉर्मूला दिया और सीधा किससे संबंध है वो पूछ लिया। रुद्धोष्म में होता नहीं है, समतापित प्रक्रम में होता नहीं है। ये होता है साथियों स्थिर दाब पर जो प्रक्रम पाया जाता है उसमें। तो साथियों 66वें नंबर प्रश्न का उत्तर नंबर हो जाएगा 2। तो सही आंसर हो जाएगा स्थिर दाब पर प्रक्रम में डेल्टा एस का मान ये होता है। आपने स्क्रीन पर देख लिया। तो साथियों अगला प्रश्न 67 है। उससे पहले मैं आपको बता दूं आरपीएससी PYQ सीरीज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एकदम ये आपको सेकंड ग्रेड में ही नहीं फर्स्ट ग्रेड और एकलव्य यानी कि EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल है उसके लिए साथियों, और अन्य जो भर्ती परीक्षाएं KVS हो NVS हो उन सभी के लिए कॉलेज लेक्चर के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक पूछ लिया है, ऑक्सीडेशन नंबर। साथियों OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर कई बार पूछा गया है, तो इसके लिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2 ऑक्सीजन का यहाँ पर। तो सही आंसर हो जाएगा +2। अगला प्रश्न साथियों यह आ गया है 68। दो दुर्बल अम्लों Ha1 Ha2 के अम्ल वियोजन स्थिरांक के मान क्रमशः 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁴ दिए हुए हैं। तो Ha1 व Ha2 की अम्ल सामर्थ्य का अनुपात यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ आपको निकालनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ का रेशियो अनुपात इन्होंने पूछा है। तो रोस्टवाल का तनुता नियम क्या कहता है? तनुता नियम यहाँ पर कहता है कि A1 जो साथियों मैंने लिया है Ha1 को, A2 मैंने लिया है साथियों Ha2 को, वो होता है K1 यानी कि जो वियोजन स्थिरांक होता है उसमें यहाँ पर सांद्रता का भाग और उसका अंडर रूट। तो साथियों K1/C इंटू अंडर रूट, और यहाँ पर A1 A2 का मान आपके सामने आ जाएगा। इन्होंने पूछ लिया एसिडिक स्ट्रेंथ का अनुपात, तो एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों के मान अपने सामने आ गए। जब अपन दोनों को बटे में लेंगे तो साथियों, तो बटे में जब अपन लेंगे तो C से C तो कट जाएगा। तो KA1/KA2 अपने पास अंडर रूट पहले से लगा हुआ था, तो अंडर रूट अपन इसको लगा देंगे। तो जब अपने पास अंडर रूट इसको लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे दोनों को मान रख के, तो आपको ध्यान है KA1 का मान कितना है और KA2 का मान कितना है। तो साथियों KA1 का जो मान है वो है 2 × 10⁻⁶ जो कि दिया हुआ है, और KA2 का जो मान है साथियों वो यहाँ पर दिया हुआ है, वो है यहाँ पर 2 × 10⁻⁴। तो जब दोनों को बटा में लेकर अपन ने इनको बटा में ले लिया है, तो ये तो अपन ने लिख दिया Ha1 के लिए मान और ये लिख दिया अपन ने Ha2 के लिए मान। दोनों को ले लिया अपन ने अंडर रूट में या फिर 1/2 में, 2 से 2 हो गए अपने कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 का जब अपन अंडर रूट करते हैं तो क्या आता है मेरे दोस्तों, वो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बच रहा है। 10⁻⁻2 का अपन अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻1। तो साथियों क्या ऑप्शन यहाँ पर बच रहा है? ऑप्शन नंबर 3। तो सीधा सीधा आंसर यहाँ पर इस प्रश्न का, इस न्यूमेरिकल का हुआ आंसर नंबर 3। बड़े ही आसानी से अपने हिस्ट्री की सवाल को हल किया, सोल्व किया। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर जब अपन बढ़ते हैं, K3CrC2O4 का होल थ्राइस में क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या CN नंबर आपसे पूछ लिए हैं, और ऑक्सीडेशन अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रमशः वो आपको बतानी है। तो साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं
ये जो लिगेंड आपके सामने दिया हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स आपके सामने दिया हुआ है, इसमें साथियों क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। दो ही ऑप्शन अब आपके सामने बचते हैं, दो यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं +3 वाले। अब अपन को निकालना है यहाँ पर CN नंबर अपन जब देखते हैं तो C2O4 जो है साथियों, ये तो भाई साहब मेरे को ये 3 वाला नहीं दिख रहा है, तो मेरे को द्विदंतुर लिगेंड दिख रहा है, तो 3 की जगह यहाँ पर हो जाएगा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, क्योंकि द्विदंतुर लिगेंड है तो दोगुनी कर लेंगे, तो यहाँ पर पहला आंसर इसका राइट, यानी कि 6 + 3 जो कि क्रमशः CN और ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 69 का आंसर नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 70वें नंबर का प्रश्न है, प्रेशियन ब्लू का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों ये प्रश्न कर दिया था आरपीएससी ने डिलीट, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिला था, तो आरपीएससी ने प्रेशियन ब्लू का जो रासायनिक सूत्र है वो हो गया था डिलीट। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर है, वो है 71 का जो प्रश्न है वो है साथियों कॉपर का अयस्क। तो कॉपर का जो अयस्क है साथियों वो आपको निकालना है। 3 जो है यहाँ पर कॉपर के अयस्क हैं, चौथा जो ऑप्शन होगा साथियों वो कॉपर का अयस्क नहीं होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। एकदम फैक्चुअल प्रश्न है, सीधा सीधा आपको याद करना है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो आपकी फैक्चुअल कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो साथियों मेलेकोइट, कॉपर ग्लास और एजुरोइड जो है, ये तीनों जो है साथियों कॉपर के अयस्क होते हैं। विलेमाइट जो होता है साथियों कॉपर का अयस्क नहीं होता, तो आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। और इसका सही आंसर नंबर 4 होने के बाद अभी तक साथियों अपन ने 72वें प्रश्न पर अपन पहुंचे हैं। 72वां जो प्रश्न है साथियों, एक गैस ब्रोमीन जल को रंगीन करती है और अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से कोई क्रिया नहीं करती है, वो गैस कौन सी है? भाई साहब ब्रोमीन जल को कलरलेस कौन करती है? तो साथियों एक ही गैस है जो इन 4 ऑप्शन में दिख रही है, वो है एथिलीन। एथिलीन जो है साथियों ब्रोमीन जल को कलरलेस कर देती है और अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से भी कोई क्रिया नहीं करती है। तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर चला जाएगा आंसर नंबर 4। तो सही उत्तर हो जाएगा मेरे 72वें क्वेश्चन का आंसर नंबर 4। तो साथियों इस सीरीज में अपन ने 51 से लेकर 75वें प्रश्न तक अपन को सोल्व करने हैं। तो 25 प्रश्नों का अपना पूरा वीडियो सेशन होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको पहले अपलोड कर दिए हैं, जो कि आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज 2011-12 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए उस पर बेस्ड थे। अगले सभी जो भी प्रश्न पत्र हैं उनको भी अपन धीरे धीरे सोल्व करेंगे पूरी परीक्षा तक। जब तक आपकी भर्ती परीक्षा होगी मैं आपके साथ बना रहूंगा। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना है, बस सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, सेकंड ग्रेड ओरिएंटेड सीरीज है साथियों। सिलेक्शन की 100% गारंटी देता हूं मैं। आप अगर एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे तो सिलेक्शन होगा, और इधर उधर भटकेंगे तो कोई सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं होती। एरोमेटिसिटी से साथियों प्रश्न आया है। 3 जो एग्जाम्पल है साथियों वो यहाँ पर नॉन एरोमेटिक नहीं है, और एक जो एग्जाम्पल है वो एरोमेटिक है। साथियों जब अपन तीनों ऑप्शन को देखते हैं 1, 2 और 4 को, तो साथियों इनमें तीनों में sp3 कार्बन दिए हुए हैं। तो आपको ध्यान है एरोमेटिक होने के लिए शर्त है sp2 कार्बन होना चाहिए, तो sp2 कार्बन इनमें है ही नहीं, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। चौथा जो ऑप्शन उसमें आप देख रहे हैं हकल नियम को फॉलो भी कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि हकल नियम को फॉलो कर रहा है। और sp2 यहाँ पर कार्बन है, प्लेनर है, रिंग साइकिल में है, रिंग वाली स्ट्रक्चर है, तो साथियों ये हो जाएगा एरोमेटिक। तो तीसरा आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों CH4 का पूर्ण दन देता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 74 नंबर का 74 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसान है प्रश्न, लेकिन कहीं भर्ती परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछ लिया है। CH4 का जो पूर्ण दन है वो देता है CO2 और H2O का संयोजन, यानी कि CO2 + H2O। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न आता है जो कि आज के वीडियो सेशन का अपना अंतिम प्रश्न है, वो है पॉलीमर केमिस्ट्री से, यानी कि पॉलीमर वाले चैप्टर से पूछ लिया है। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में यहाँ पर पॉलीमर का नाम दिया है, 2 में दिया है कि किससे बनते हैं। तो साथियों PVC जो है वाइनिल क्लोराइड से बनता है। बेकेलाइट मेरे दोस्तों किससे बनता है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, यानी कि बी में आ जाएगा डी। नायलॉन 6 बनता है साथियों बी, यानी हेक्सामेथिलीन डायमीन से। पॉलीथीन बनती है थीन से। एक बार क्रॉस चेक अपन फिर से करेंगे, एक बार ऑप्शन को मिलान करेंगे। ऐसे प्रश्नों को बड़ी सावधानी के साथ हल करते हैं मिलान करते हुए। तो साथियों जब अपन देखेंगे तो साथियों पीवीसी के लिए अपन को मिलाना है यहाँ पर सी, यानी कि वाइनिल क्लोराइड। तो पीवीसी वाइनिल क्लोराइड किसमें? आंसर नंबर 2 में। नायलॉन 6 के लिए हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडीपी अम्ल। तो पॉलीथीन के लिए यहाँ पर हो जाएगा एथीन। तो ये चारों ऑप्शन किस में मिल रहे हैं मेरे दोस्तों? ये आंसर नंबर 2 में।
आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज अपनी चल रही है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है साथियों, इसके लिए सभी एग्जामों के लिए आरपीएससी के जो पुराने प्रश्न होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू दोस्तों।